हाय फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हम लोग फाइंड द रेसिड्यू मतलब रेसिड्यू थ्योरम का हमको फर्स्ट क्वेश्चन हमको करना है। ठीक है, तो हमको इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड, जो कि मेरा है जेड क्यूब अपॉन जेड अपॉन में है जेड माइनस वन के होल पावर 4। तो और ये दूसरा जो है जेड माइनस वन जेड माइनस टू है। ठीक है, और जो तीसरा है वो जेड माइनस थ्री है। ठीक है, तो इससे पहले जो कॉन्सेप्ट वाली जितनी चीज़ें होती है, फार्मूला किस में कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या होता है सीन, वो सारा चीज़ जो भी है मैं इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में समझा चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा एडवाइस रहेगा, इससे पहले जो मैंने वीडियो आपको कराया है इंट्रोडक्टरी लेक्चर, ठीक है, तो वो पहले देख लो, अच्छे से समझ लो उस लेक्चर को, फिर उसके बाद इस लेक्चर पे आओ। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इसके सॉल्यूशन की। तो द पोल्स, ठीक है, पोल्स आर, जो डिनोमिनेटर में होता है ना उसी को पोल्स बोलते हैं। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में जो भी टर्म होगा वो अलग अलग पोल्स होता है। तो ये मेरा पहला पोल, ये मेरा दूसरा पोल, ये मेरा तीसरा पोल। ठीक है, तो पोल्स आर जेड माइनस वन के होल पावर 4, जेड माइनस टू और फिर जेड माइनस थ्री। ये इक्वल टू क्या है मेरा, ये इक्वल टू मेरा 0 है। ठीक है, अब देखो, अभी मेरे को ये बताओ कि इसमें जो मेरा फर्स्ट वाला है, ठीक है, तो जो मेरा फर्स्ट वाला केस है इसमें क्या होगा, मेरा जेड का वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, सिंगुलैरिटी पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो जेड का वैल्यू 1 आ गया, और सिंगुलैरिटी पॉइंट में जेड को 1 ही डालेंगे ना, तो जेड का वैल्यू 1 लिखे तो इसको क्या बोलेंगे, इज अ पोल। जो सेकंड वाला केस था, ठीक है, जिसमें मैंने बोला था कि पावर में 4 है ना, तो पावर में nth ऑर्डर वाला केस हो गया ना ये, तो पावर में 4 है तो पोल ऑफ ऑर्डर 4 बोल देंगे इसको। ठीक है, वाइल जेड इक्वल टू 2 एंड जेड इक्वल टू 3। जेड इक्वल टू 2 वाले के पावर में 1 है, जेड इक्वल टू 3 वाले के पावर में 1 है। ये सारे सिंगुलैरिटी पॉइंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो इसमें क्या है, आर सिंपल पोल्स। ठीक है, इसको मैंने सिंपल पोल्स बोल दिया। ठीक है, सिंपल पोल्स दो, जो लास्ट लेक्चर मैंने बताया था, एक सिंपल पोल होता है और एक nth ऑर्डर वाला पोल होता है। तो इसमें मेरा 2 सिंपल पोल आया है और एक nth ऑर्डर वाला पोल आया है। ठीक है, तो अब हम लोग nth ऑर्डर वाले के लिए देखते हैं। ठीक है, तो द रेसिड्यू ऑफ nth ऑर्डर, ठीक है, जो कि मेरा 4 वाला केस है, तो nth ऑर्डर एज, इसका क्या आएगा रेसिड्यू, वो चेक करते हैं। तो हमको रेसिड्यू निकालना था ना, तो रेसिड्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ ए जो आएगा मेरा 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या था मेरा, d की पावर n माइनस वन, n माइनस वन टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो z की पावर n माइनस वन। ठीक है, और ये हो गया मेरा z माइनस ए के पावर n, और ये हो गया मेरा f ऑफ z। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, हमारा कौन सा पॉइंट है, ये 1 पॉइंट। ठीक है, ए का वैल्यू 1 है, मतलब सिंगुलैरिटी पॉइंट क्या है, 1 आया है। तो क्या हम लोग रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ ए 1 पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमको सिर्फ रेसिड्यू निकालना है, इसलिए रेसिड्यू निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे इंटीग्रल वगैरह कुछ निकालना नहीं है, तो हम लोग को रेसिड्यू ही बोला है, तो हम लोग रेसिड्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग रेसिड्यू का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एफ ऑफ 1। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 पुट कर दिया ए में। ठीक है, तो ए की जगह पे 1 पुट करो, और उस फॉर्मूला में जहाँ पे 1 चेंज करना चाहिए ए की जगह पे, वहाँ पे 1 चेंज करेंगे। ठीक है, तो रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ 1। ठीक है, अब ये 1 अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल, तो n का मतलब क्या होता है, nth ऑर्डर, तो nth ऑर्डर क्या है मेरा 4 है, तो n माइनस वन, तो 4 माइनस वन 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल हो गया। और फिर ब्रैकेट में d के पावर n माइनस वन, तो n माइनस वन 3 होता है, और d z के पावर n माइनस वन, तो ये भी 3 होता है, और z माइनस a था, तो a क्या है मेरा 1 है, तो a लिख दिया। ठीक है, और इसके पावर में क्या था, इसके पावर में n था, तो n क्या है मेरा 4 है, तो एज इट इज 4 लिख दिया। ठीक है, और इसके बाद मेरा क्या था, एफ ऑफ जेड। ठीक है, तो एफ ऑफ जेड मेरा क्वेश्चन ही है। ठीक है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू दिया हुआ था पूरा क्वेश्चन, तो जेड क्यूब अपॉन जेड माइनस वन पावर 4, और क्या था दूसरा टर्म, जेड माइनस थ्री था, और तीसरा टर्म जो था
वो था मेरा z माइनस 2, ठीक है। ये 3 टर्म था। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स में जो कि मेरा a का वैल्यू होता है उसको यहाँ पे z इक्वल टू 1 लिखते हैं, ठीक है। यही फार्मूला देखा था हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अब हमको ये बताओ कि अब हमको ये तो पता चल चुका है, तो इसके बाद हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्दर सॉल्व करेंगे किस तरह से वो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। और हमको ये बताओ कि z माइनस ए जो कि मेरा 1 था a का वैल्यू, तो ये z माइनस 1 के पावर 4 और ये z माइनस 1 के पावर 4 ये कट हो जाएगा, तो इसको कट कर दिया। और कट करने के बाद अब इसको मैं सिंपली लिख रहा हूँ, देखना एक बार कि मैं इसको अब लिख रहा हूँ कि मेरा 1/3 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये हो गया मेरा d क्यूब अपॉन d की पावर z क्यूब, और बचा क्या मेरा z क्यूब अपॉन z माइनस 2 और z माइनस 3, ठीक है। और बाद में हमको वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना है, बाद में हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है z इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गया। अब इसको करने के बाद हम लोग अगला स्टेप करेंगे, तो अगला स्टेप करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, z माइनस 2 को z माइनस 3 को, तो z को इससे मल्टीप्लाई करेंगे z स्क्वायर और माइनस 3z, यहाँ पे माइनस 2z और फिर लास्ट में मेरा आ जाएगा +6, ठीक है। तो -3z और -2z क्या हो जाएगा -5z, ठीक है। तो हम लोग उस टर्म को लिखते हैं 1/3 फैक्टोरियल d क्यूब अपॉन dz क्यूब, ठीक है। ये क्या आ गया मेरा z क्यूब अपॉन z स्क्वायर, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो z स्क्वायर माइनस 5z + 6, ठीक है। ये वाला टर्म आ गया। अब ये वाला टर्म आ गया है तो हमको ये बताओ कि अब हमको इसका क्या करना है, इसका हमको अब सॉल्व करना है इसको। तो अब इसको हम लोग इसके साथ कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, तो अब इसमें हमको मेन z क्यूब को इस टर्म से डिवाइड करना है, ठीक है। तो बचपन में जिस स्टाइल में डिवीजन करते थे ना उस स्टाइल में लिख देते हैं कि मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। और यहाँ बीच में मेरा z क्यूब है और इसको मैंने आगे ऐसे एक्सटेंड करके लिख दिया और इसको हम लोग अब डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो -5z + 6, ठीक है, ऐसे करते थे, ठीक है। अब हमको ये बताओ कि z क्यूब है और यहाँ z स्क्वायर है, तो हमको यहाँ डिवीजन करना है, तो ये वाला टर्म z क्यूब होगा तभी हो पाएगा डिवीजन ना। तो एक बार z टाइम्स लेंगे इसको, तो z से इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये पहला टर्म तो z क्यूब आ जाएगा और दूसरा टर्म क्या आ जाएगा मेरा, दूसरा टर्म आ जाएगा -5z स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा क्या आ जाएगा 6z, ठीक है। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये z और ये z तो कट हो जाएगा, ये माइनस साइन का प्लस साइन बन जाएगा और ये प्लस साइन का माइनस साइन बन जाएगा, ठीक है। ये सेम बन गया। उसके बाद फर्दर यहाँ पे 5z स्क्वायर को नोट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद -6z लिख दिया, ठीक है। तो 5z स्क्वायर -6z लिखने के बाद हमको ये बताओ कि अगला टर्म हम क्या इसमें लिखें जिससे मेरा काम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे z स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पे z स्क्वायर और साथ में 5 दिख रहा है, तो इस टर्म में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 5z स्क्वायर दिख जाएगा, तो 1 + 5 कर दिया। और यहाँ पे क्या किया, इसमें हम लोगों ने 5 मल्टीप्लाई किया तो मेरा इक्वेशन आया 5z स्क्वायर -25z + 30, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये और ये वैल्यू मेरा कट हो गया। और कट होने के बाद ये जो वैल्यू आएगा ना वो कितना आएगा मेरा, ये +25 और -6 आ जाएगा मेरा 19z और ये आ जाएगा मेरा -30, ठीक है। ये आ गया मेरा। अब इसको फर्दर इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ अब, जो मैंने ये डिवीजन सॉल्व किया है, ठीक है। तो देखो इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिख रहा हूँ, रेसिड्यू ऑफ f(1), ठीक है, इक्वल टू 1/3 फैक्टोरियल d क्यूब अपॉन dz क्यूब, ठीक है। और इसमें हो जाएगा मेरा z + 5, ठीक है, जो कि मेरा क्वॉशेंट है, और क्वॉशेंट प्लस कर देंगे जो कि मेरा रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर 9z, ठीक है, 9z - 30, ठीक है। और अपॉन में डिवाइड कर देंगे हम लोग, ठीक है। इसको z स्क्वायर -5z को क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था मेरा z - 2 और z - 3, इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। अब इसको मैंने चेंजेस कर दिए ताकि मैं बहुत आसानी से इसको डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फाइनल डिवीजन करने के बाद इस इक्वेशन को लिख दिया। अब इसको लिखने के बाद हम लोग फर्दर देख रहे हैं कि क्या स्टेप करेंगे आगे, ठीक है। तो आगे देखो हमको कि आगे क्या कर रहे हैं हम, ठीक है।
तो इक्वल टू 1/3 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा मेरा ट्रिपल टाइम्स डिफ्रेंसिएशन dz³ और ये ब्रैकेट में डाला और इसको z+5 लिख दिया, ठीक है। और मैंने बोला था पार्शियल फ्रैक्शन काम आएगा, तो देख लो अब यहाँ पे फिर से z-2 और z-3 आ गया, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू अलग अलग करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन में जो पहला टर्म होगा ना, उसका वैल्यू आएगा मेरा -8a का वैल्यू, जो z-2 की वजह से होगा, ठीक है। तो इसके नीचे आ गया z-2, और दूसरा जो टर्म आएगा वो 27/z-3 आएगा। आप एक बार खुद से पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगा के इसको, इस वैल्यू को ला के देखना, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया और हमको z=1 वैल्यू पुट करना है डिफ्रेंशिएट करने के बाद, ठीक है। तो एक फार्मूला है जो बस यही फार्मूला है, इसको आपको बस याद करना है, ठीक है। तो एक फार्मूला है तो उसको बस चुपचाप से याद कर लेना है, ठीक है। तो यूज़ फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला अभी एकदम ध्यान में रख लो कि अगर मेरा nth टाइम डिफ्रेंशिएशन z के पावर n है, ठीक है, nth टाइम डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, ठीक है, और 1, तो उसका जो मेरा डिफ्रेंशिएशन अगर 1/n-1 वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो अगर ऐसा डिफ्रेंशिएशन है तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, तो इसको हम लोग लिखेंगे जो इसका वैल्यू जो आएगा nth टाइम डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/n-1, ठीक है। ये हम लोगों ने 12th में ये पढ़ा था, लेकिन नहीं ध्यान में तो कोई बात नहीं है, किसी को ध्यान में नहीं रहता, ठीक है। तो अभी इसको रट लो, ठीक है। तो अभी इसको रटना है, तो 1/n है तो इसको हम लोग लिखेंगे इसे 1 - 1 के पावर n इंटू मेरा हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन z -a के पावर n+1, ठीक है। ऐसा कोई भी टर्म हो उसको डायरेक्ट इस फॉर्म में लिखेंगे और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को पहला टर्म बताओ, ठीक है। पहला टर्म को हम लोग पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, पहले टर्म को हम लोग फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो 50 बन जाएगा और z का डिफ्रेंशिएशन 1 बन जाएगा, और सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करते ही मेरा वैल्यू 0 आ जाएगा। तो थर्ड टाइम की जरूरत ही नहीं, ये पार्ट तो मेरा 0 हो गया 3 बार डिफ्रेंशिएट करने से, और बचा ये दोनों पार्ट। तो ये वाला तो मेरा डिफ्रेंशिएशन 0 आ गया, ये मैंने दिखा दिया। अब इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो फर्दर हम लोग देख रहे हैं हमारा ये वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो हम मतलब रेसिड्यू, ठीक है, रेसिड्यू ऑफ 1 लिखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरा जो 1 फैक्टोरियल था, मतलब 1/3 फैक्टोरियल, तो 3 × 2 × 1, तो यहाँ 6 आ जाएगा 1/6। तो यहाँ पे इक्वल टू लिख दिया 1/6, ठीक है। और इसका नेक्स्ट टर्म देखो, नेक्स्ट टर्म क्या है मेरा, -8/z-2, ठीक है। अब इसमें हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये 1/8 - 1 के फॉर्म में है, 8 को बाहर कॉमन ले लेंगे, 8 कांस्टेंट है तो इसको बाहर लेंगे, तो 1/z-2 के फॉर्म में है। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसमें पहला टर्म करेंगे -1 की पावर, क्या करेंगे, n क्या है 3 है, तो -1 की पावर 3, और फिर 3 का फैक्टोरियल, और फिर z-a, तो z-a करना है, तो क्या है मेरा z-a, तो ये मेरा z-2 है, तो ये z-2 यहाँ पे आ गया, और इसके पावर में क्या करना है n+1, तो n क्या है यहाँ पे 3 है, तो n+1 क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, और ये -8 मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो क्या लिखूँगा मैं इसको, ये देखो, तो मैं इसको अब लिख सकता हूँ कि मेरा -8 कॉमन है, और मेरा -1 के पावर n था, n-1 था, मतलब n था, तो -1 के पावर n हो गया, और मेरा फिर n फैक्टोरियल था, तो ये मेरा 3 फैक्टोरियल हो गया, और अपॉन में z-2 के पावर n+1 था, और n मेरा 3 है, तो n+1 4 आ गया यहाँ पे। उसी प्रकार से दूसरा जो टर्म है मेरा, दूसरे टर्म में मेरा क्या है 27 है, ठीक है। तो 27 को जब कॉमन लेंगे ना, तो क्या बन जाएगा 1/z के पावर 1/z-3 बन जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे क्या करो, -1 के पावर 3 जो है n, वो लिख दो, और यहाँ पे क्या है मेरा n फैक्टोरियल, तो n 3 है, 3 फैक्टोरियल, और z-a, और यहाँ पे a क्या है मेरा 3 है, तो यहाँ 3 डाल दिया, और n के पावर 1, क्या n के पावर में n+1 है, तो 3 + 1 4 आ जाएगा। तो सिमिलरली हम लोग इसको भी लिख सकते हैं कि मेरा जो 27 -1 के पावर 3 और मेरा 3 फैक्टोरियल, और ये अपॉन में आ जाएगा
जेड माइनस 3 के होल पावर 4, ठीक है। और ये मेरा हो गया जब वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो जेड इक्वल टू 1 को हमको बाद में सब्सिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर वाले को, फिर जेड इक्वल टू 1 सब्सिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ 1 इक्वल टू हो जाएगा मेरा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा मेरा इक्वल टू, तो वो हो जाएगा 1/6, ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई करो तो ये -1 आएगा, और माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, और ये 6, तो 8 6 जा 48, तो ये आ गया 48, और अपॉन में आ जाएगा जेड माइनस 2 के होल पावर 4, ठीक है। फिर -162 अपॉन जेड माइनस 3 की होल पावर 4 है, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा जेड इक्वल टू 1 के लिए। अब क्या करें, अब फाइनली मेरा इक्वेशन दिख रहा है हमको, तो अब हमको क्या करना है, जेड इक्वल टू 1 सब्सिट्यूट कर देना है, ठीक है। तो लेस सब्सिट्यूट, तो 1/6, ठीक है। और ये 48 अपॉन जेड का वैल्यू 1 सब्सिट्यूट करो तो -1 हो जाएगा, 1 - 2 तो -1 के पावर 4, -162 अपॉन जेड के जगह पे 1 पुट किया तो ये -2 के पावर 4 आ गया, ठीक है। अब इसका हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो फाइनल वैल्यू हमको मिल रहा होगा वो मिल रहा होगा मेरा, ये नीचे में 2 का जो स्क्वायर और कैंसिल वैंसिल सब कुछ करने के बाद मेरा वैल्यू आएगा 101 अपॉन 16, ठीक है। अगर आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल होगा तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट के सॉल्व कर लेना, लेकिन नॉर्मली भी उतना भी टफ नहीं है, आराम से इसको कैलकुलेट करके जल्दी से सॉल्व करके 101.16 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल कैलकुलेटर तो अलाउ होता ही, अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ ना भी हो तो, और साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है तो और अच्छी बात है। तो आप उसकी मदद से कैलकुलेट करोगे तो आपका वैल्यू आ रहा होगा 101/16, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं हमारा रेसिड्यू फॉर सिंगल पोल के लिए, ठीक है। तो रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ ए, ठीक है, व्हेन जेड इक्वल टू ए इज अ सिंपल पोल, ठीक है। तो जेड इक्वल टू ए जब मेरा सिंपल पोल है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो उस केस में हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल पोल वाले केस की बात कर रहे हैं। तो रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ ए विल बी इक्वल टू, फार्मूला क्या था मेरा, लिमिट जेड से जो भी यहाँ पे वैल्यू है ए तक, ठीक है, और मेरा जेड माइनस ए इंटू एफ ऑफ जेड, यही फार्मूला बताया था मैंने सिंपल पोल के लिए, ठीक है। कि मेरा जो भी ए का वैल्यू है यहाँ डालो, और जो भी ए का वैल्यू है यहाँ डालो, और इसको सॉल्व करो, ठीक है। और लिमिट वगैरह जो चीज़ें होती है वो कैसे सॉल्व करनी होती है, तो मैं पहले ही बता दूँ, ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल है, ठीक है। इससे पहले का मॉड्यूल था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी तीनों समझाया है। तो लिमिट, तो अगर मॉड्यूल फर्स्ट करके आ रहे हो तो यहाँ पे कोई सा भी लिमिट सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और लिमिट का मतलब आपको अच्छे से पता होगा क्योंकि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो ऑलरेडी देख चुका है, ठीक है। या फिर वीडियो नहीं देखा, या फिर कहीं ना कहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कर रखा है तो इस चीज़ में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और 12th में भी लिमिट था तो बेसिक आइडिया उस 12th से भी आप लोगों को होगा ही, ठीक है। तो रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ 2, ठीक है, 2 आया था ना पहले, एक नंबर मेरा क्या था, एक नंबर यहाँ पे मेरा 2 था और एक 3 था। तो अब जिसके पावर में 4 था उसको सॉल्व कर लिया, अब जिसके पावर में 1 1 है उसको सॉल्व करेंगे, और उसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अब समझ लो कि हम लोग अब अपने आंसर की तरफ पहुँच चुके हैं। लिमिट देखो, अभी मैं समझा के सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, खुद से सॉल्व करोगे ना तो 5 मिनट मैक्स टू मैक्स 5 मिनट में सॉल्व करके इसका आंसर ला चुके होगे, ठीक है। तो अभी तो लेंदी जा रहा है क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं इतनी सारी चीज़ों को समझा रहा हूँ तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम तो लगेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को मत सोचना कि अरे बहुत टाइम लग जाएगा, खुद से सॉल्व करोगे, कैलकुलेटर होगा जल्दी जल्दी सॉल्व कर लोगे, कैलकुलेटर नहीं भी होगा तो बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, इसको फट से सॉल्व करोगे। समझाना पड़ता है तो टाइम लगता है, नॉर्मली सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो लिमिट जेड टेंस टू 2 है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा 2 के केस में क्या आ जाएगा, ए की जगह पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिख दिया, और मेरे को एफ ऑफ जेड लिखना है, और एफ ऑफ जेड मतलब क्वेश्चन, तो क्वेश्चन जेड क्यूब अपॉन जेड -1 के पावर 4 था, जेड -2 था, और जेड
3 था, ठीक है, यही था ना हमारा। तो ये सेम मैंने जो फार्मूला है उस फार्मूला को नोट कर दिया, ठीक है। और इसमें देखो z-2 और z-2 ये कट हो जाएगा मेरा, तो इसको कट कर दिया। और कट करने के बाद हम लोग लिख देंगे 2 का क्यूब अपॉन 2 माइनस 1 के पावर में 4, और इसके बाद 2 माइनस, सॉरी ये 2 नहीं, सॉरी जेड है, ठीक है, z-3, ठीक है, ये बच गया मेरा लास्ट, ठीक है। तो अब हमको ये बताओ कि ये जो बच गया है लास्ट मेरा, इसके अंदर हम आपको 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप, ठीक है, क्योंकि ये मेरा जो लिमिट था वो लिमिट क्या था, ये z³ है, ठीक है। तो इसमें हम पहले मैंने ये स्टेप स्किप कर दिया था, तो वापस बता दे रहा हूँ बट कि अब ये वाला पार्ट बच गया है, ठीक है। तो अब हमको लिमिट क्या करना है, 2 पुट कर देना है सब में, क्योंकि ये जो कटना था कट गया। अब लिमिट 2 पुट करो तो ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में 2 का क्यूब आ जाएगा, और नीचे में 2 माइनस 1 का पावर 4 आ जाएगा, और इसके में क्या आ जाएगा मेरा 2 माइनस 3 आ जाएगा। तो हमको इसका फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर इसका मिल रहा है -8। इसके वजह से 1, इसके वजह से -1, तो इसलिए माइनस आया, ऊपर में 2 के पावर 3 8। तो पहले वाला जो 2 वाला जो केस था सिंपल पोल का, उसका आंसर आ चुका है। और लास्ट हमारा f(3) की बात करें, ठीक है। तो f(3) में क्या करेंगे, f(3) में z के जगह पे 3 पुट कर देंगे। तो रेसिड्यू ऑफ f(3), ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा मेरा, लिमिट z टेंड्स टू 3, और इसके बाद क्या आ गया मेरा z-3 इंटू z³ अपॉन z-1 के होल पावर 4, और ये हो जाएगा मेरा z-2, और ये आ जाएगा अपॉन में z-3, ठीक है, ये आ गया। और इसको डाल दिया ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब z-3 और z-3 क्या हो रहा है, सेम जो पहला था उसकी तरह कट हो जा रहा है, ठीक है। बस फार्मूला में मैंने a की जगह पे 3 डाला, क्योंकि यहाँ पे f(a) की जगह पे f(3) है, ठीक है। आप क्या करो, अब हमारा z का वैल्यू जो 3 है वो 3 तक टेंड कर रहा है, तो 3 पुट कर दो, तो 3 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का होल पावर 4, और फिर 3 माइनस 2, ठीक है, 3 माइनस 2। तो इसको सॉल्व जब करोगे तो आपका वैल्यू आ रहा होगा 27.2 के पर 4, और कैलकुलेटर में डालोगे इसका वैल्यू तो 1.6875 आपको आपका आंसर मिल रहा होगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि रेसिड्यू के प्रॉब्लम्स लेंदी होते हैं, लेकिन कितने सिंपल स्टेप्स होते हैं। ऑब्वियस ही बात है, रेसिड्यू का क्वेश्चन कोई कंपलसरी सेक्शन में 8 या 9 नंबर का आया, तो इतना तो आपको सॉल्व करना ही होगा, क्योंकि 8 से 9 नंबर कोई आपको ऐसे ही थोड़ी देगा, ठीक है। तो स्टेप्स बहुत सिंपल थे, आपको भी पता है, फार्मूला ही लगाया बस। और बस थोड़ी लेंदी है, अब 3 अलग अलग पॉइंट है, तो ऑब्वियसली तीनों पॉइंट का आंसर तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो वाली बात हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।